प्लान बना रहे हैं और आपके दिमाग में ये क्वेश्चन है, जापान टूरिस्ट वीजा के लिए कितने पैसे चाहिए, आइडिया नहीं है तो क्या वीजा मिल सकता है, बैंक अकाउंट में अचानक पैसे डालकर अप्लाई कर सकते हैं, नो ट्रैवल हिस्ट्री है तो जापान वीजा मिलेगा, जापान वीजा के लिए पहले फ्लाइट टिकट खरीदनी पड़ेगी और सबसे बड़ा सवाल, जापान का टूरिस्ट वीजा एक्चुअली मुश्किल है या सही डॉक्यूमेंटेशन से आसानी से अप्लाई किया जा सकता है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि आज मैं आपको जापान टूरिस्ट वीजा 2026 का पूरा प्रोसेस बताऊंगी बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से और वीडियो के एंड में आपको वो मिस्टेक्स भी बताऊंगी जिनकी वजह से आपकी एप्लीकेशन वीक हो सकती है। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आप इंडिया से जापान टूरिज्म के लिए जाना चाहते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म टूरिस्ट वीजा की जरूरत होती है और इंडियन एप्लीकेंट्स के लिए जापान वीजा एप्लीकेशन VFS ग्लोबल के थ्रू सबमिट की जाती है। एक इम्पॉर्टेंट बात, VFS सिर्फ एप्लीकेशन रिसीव और फैसिलिटेट करता है, वीजा अप्रूवल या रिजेक्शन करने का डिसीजन VFS नहीं लेता। फाइनल डिसीजन जापानीज एम्बेसी या कॉन्सुलेट की तरफ से होता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि जापान टूरिस्ट वीजा के लिए बेसिक प्रोसेस क्या है। स्टेप फर्स्ट, जापान टूरिस्ट वीजा का प्रोसेस क्या है। प्रोसेस काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। सबसे पहले आपको अपनी ट्रेवल डेट और पर्पस क्लियर करना है, फिर आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, उसके बाद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं, फिर एप्लीकेशन जापान वीजा एप्लीकेशन सेंटर में एप्लीकेशन को सबमिट करनी है। कुछ लोकेशंस पर अपॉइंटमेंट सिस्टम लागू है, इसलिए अपनी ज्यूरिसडिक्शन के VFS पेज पर करंट अपॉइंटमेंट रिक्वायरमेंट जरूर चेक करें। फॉर एग्जांपल 2 मार्च 2026 से चेन्नई, कोचीन, हैदराबाद और पौंडीचेरी के लिए जापान वीजा एप्लीकेशन सेंटर में अपॉइंटमेंट बुकिंग मैंडेटरी की गई। कोलकाता और भुवनेश्वर में भी 8 जून 2026 से अपॉइंटमेंट मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया, इसलिए ये अज्यूम मत कीजिए कि हर सिटी में वॉक इन होगा। स्टेप 2, कितने पहले अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जापान एम्बेसी इन इंडिया के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन ट्रेवल डेट से मैक्सिमम 3 महीने पहले एक्सेप्ट की जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 6 या 8 महीने पहले एप्लीकेशन सबमिट कर देंगे और दूसरी तरफ लास्ट मिनट पर अप्लाई करना भी रिस्की हो सकता है। क्यों? क्योंकि एम्बेसी ने खुद बताया है कि एप्लीकेशन वॉल्यूम बढ़ने की वजह से प्रोसेसिंग टाइम एक्स्ट्रा लग सकता है। इसीलिए जापान ट्रिप अगर फिक्स है तो वीजा प्रोसेस को लास्ट मोमेंट तक मत छोड़िए। स्टेप 3, जापान टूरिस्ट वीजा के डॉक्यूमेंट्स। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। आपको जनरली ये डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। सबसे पहले वैलिड पासपोर्ट। आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी मिनिमम 6 मंथ होनी चाहिए। इसके साथ पासपोर्ट की रिक्वायर्ड फोटोकॉपीज भी रखनी होती है। सेकेंड, कंप्लीटेड एंड साइंड वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। थर्ड, रिसेंट फोटोग्राफ एग्जैक्टली करंट जापान VFS स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। फोर्थ, ट्रेवल आइटनरी, मतलब जापान में आप कहाँ जाएंगे, कितने दिन रहेंगे, किस सिटी में रहेंगे, इसका लॉजिकल प्लान। फिफ्थ, एकोमोडेशन डिटेल्स, आप कहाँ स्टे करेंगे उसका प्रॉपर प्रूफ। सिक्स्थ, फ्लाइट आइटनरी या ट्रेवल बुकिंग। और यह बहुत कॉमन कंफ्यूजन है, वीजा अप्लाई करने से पहले ब्लाइंडली नॉन रिफंडेबल फ्लाइट टिकट खरीदना जरूरी नहीं समझिए। आपको एप्लीकेशन के लिए रिक्वायर्ड ट्रेवल बुकिंग आइटनरी देना है और एक्चुअल टिकट परचेस करने से पहले करंट चेकलिस्ट और एयरलाइन रिफंड कंडीशन समझना बहुत जरूरी है। आप ओरिजिनल डमी टिकट भी बुक कर सकते हैं। स्टेप 4, बैंक बैलेंस कितना होना चाहिए। अब सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, मैम जापान वीजा के लिए मिनिमम बैंक बैलेंस कितना चाहिए। इसका सबसे ऑनेस्ट आंसर है, जापान की ऑफिशियल इंडिया वीजा इंफॉर्मेशन में कोई यूनिवर्सल फिक्स्ड अमाउंट जैसे 5 लाख, 7 लाख या 10 लाख मिनिमम बैलेंस पब्लिश नहीं किया गया है। लेकिन हम हमारे एक्सपीरियंस से अगर आपको बात करें तो आपके पास मिनिमम 2 लाख का बैलेंस होना चाहिए फॉर द जापान टूरिस्ट वीजा। एंड ऑल्सो डिपेंड कि आपकी ट्रिप कितने दिन की है, आपकी इनकम कितनी है, आपका रेगुलर बैंक बैलेंस कैसा है, आपकी ट्रेवल कॉस्ट कितनी है और आपके पास उस ट्रिप के लिए जेन्युइन फंड है या नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी 7 डेज जापान ट्रिप का टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस 2.5 लाख है और आपकी इनकम और सेविंग उस ट्रिप को लॉजिकली सपोर्ट करती है तो सिर्फ किसी फिक्स्ड इंटरनेट नंबर के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर अकाउंट में अचानक बहुत बड़ा अमाउंट आया और आपकी रेगुलर फाइनेंशियल प्रोफाइल उससे मैच नहीं करती तो नेचुरली क्वेश्चंस उठ सकते हैं। इसीलिए बैलेंस दिखाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल प्रोफाइल का जेन्युइन और एक्सप्लेनेबल होना। स्टेप 5, बैंक अकाउंट में लास्ट मोमेंट पर पैसा डाल सकते हैं। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, मैम वीजा अप्लाई करने से पहले अकाउंट में 5 लाख डाल दूं? मैं पर्सनली
पर्सनली एप्लीकेंट्स को ये स्ट्रेटेजी सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वीजा एप्लीकेशन में सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देखना ही पॉइंट नहीं है। बैंक ट्रांजैक्शन पैटर्न भी आपको ओवरऑल फाइनेंशियली स्टोरी का हिस्सा होता है। अगर नॉर्मली अकाउंट में 30,000 50,000 रहता है और सडनली एप्लीकेशन से कुछ दिन पहले 5 लाख या 10 लाख डिपॉजिट हो गया, तो नेचुरली उस मनी का सोर्स एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। अगर पैसा जेन्युइन है, उसका प्रॉपर सोर्स है और डॉक्यूमेंटेशन अवेलेबल है, तो उसे प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया जा सकता है। लेकिन सिर्फ वीजा दिखाने के लिए आर्टिफिशियल बैलेंस क्रिएट करना बिल्कुल गलत बात है। फेक फाइनेंशियल प्रोफाइल मत बनाइए। स्टेप 6, आईटीआर कंपलसरी है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन, जापान टूरिस्ट वीजा के लिए आईटीआर कंपलसरी है या नहीं। मैं इसे यस बोलूंगी। जापान टूरिस्ट वीजा के लिए आईटीआर, अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो फॉर्म 16 होना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आपके पास आईटीआर नहीं है तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली ये नहीं है कि जापान वीजा इम्पॉसिबल है। आपकी कंप्लीट फाइनेंशियल प्रोफाइल देखनी होगी, स्पेशली योर ऑक्यूपेशन, इनकम सोर्स, बैंकिंग, सेविंग्स, एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस प्रूफ एंड ओवरऑल योर ट्रैवल प्रोफाइल। लेकिन मैं अभी भी वापस कहना चाहूंगी, आईटीआर अगर है तो उसे जरूर लगाएं। स्टेप 7, सैलरी अकाउंट जरूरी है। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय है तो सैलरी क्रेडिट वाला बैंक अकाउंट आपकी इनकम को डेमोन्स्ट्रेट करता है। साथ में एम्प्लॉयमेंट प्रूफ और अप्रूव्ड लीव एनओसी जैसे डॉक्यूमेंट्स आपकी प्रोफेशनल ड्राइव को सपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी बिजनेस एक्टिविटी और इनकम सोर्स को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मतलब सैलरीड एप्लीकेंट की डॉक्यूमेंटेशन और बिजनेस ऑनर की डॉक्यूमेंटेशन बिल्कुल सेम नहीं होगी। स्टेप 8, सेल्फ एम्प्लॉयड है तो क्या करें। अगर आप बिजनेस करते हैं तो सिर्फ पर्सनल बैंक स्टेटमेंट देखकर एप्लीकेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। आपको अपनी बिजनेस प्रोफाइल को प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, बिजनेस ऑनरशिप प्रूफ, बिजनेस रिलेटेड फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, इनकम एविडेंस, बैंकिंग, आईटीआर जहां एप्लीकेबल हो, और जापान ट्रिप के दौरान बिजनेस कंटिन्यूटी या इंडिया में आपकी प्रोफेशनल कमिटमेंट को सपोर्ट करने वाले डॉक्यूमेंट्स। गोल ये होना चाहिए कि ऑफिसर को आपकी प्रोफाइल समझने के लिए डॉक्यूमेंट्स को जोड़ना ना पड़े। स्टेप 9, हाउसवाइफ के लिए क्या। हाउसवाइफ भी जापान टूरिस्ट वीजा के लिए अप्लाई कर सकती है, लेकिन अगर ट्रेवल एक्सपेंसेस स्पाउस बियर कर रहे हैं तो एप्लीकेशन में क्लियरली एक्सप्लेन होना चाहिए। स्पॉन्सर कौन है, रिलेशनशिप क्या है, एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा, स्पॉन्सर की फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है, रिलेशनशिप प्रूफ क्या है, इन चीजों को प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट करना इंपॉर्टेंट है। स्टेप 10, नो ट्रैवल हिस्ट्री है तो। अब ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, मैम मेरी कोई इंटरनेशनल ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, क्या जापान वीजा मिलेगा। नो ट्रैवल हिस्ट्री अपने आप में ऑटोमेटिक रिजेक्शन का रूल नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली ऑफिसर आपकी पूरी प्रोफाइल देखेगा, और अगर फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन और भी क्लीन होनी चाहिए, आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। स्टेप 11, जापान ई वीजा क्या है। अब भी एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट, जापान ने इंडिया में ई वीजा सिस्टम शुरू किया था और इंडिया से एलिजिबल एप्लीकेंट टूरिज्म पर्पस के लिए ई वीजा रूट यूज कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ई वीजा का मतलब ये नहीं कि आप बिना किसी एप्लीकेशन प्रोसेस के एयरपोर्ट पर जाकर वीजा ले लेंगे। स्टेप 12, जापान फीस कितनी है। 1 जुलाई 2026 से इंडियन नेशनल के लिए सिंगल या मल्टीपल वीजा ₹500 है। इसके अलावा VFS सर्विस भी एप्लीकेबल हो सकती है, इसलिए टोटल कॉस्ट सिर्फ 500 मानकर मत चलिए, अप्रोक्सीमेटली 1300 रुपए तक जा सकती है। स्टेप 13, प्रोसेसिंग टाइम कितना है। बहुत लोग पूछते हैं जापान वीजा 3 दिन में आ जाता है, 5 दिन में आ जाता है, तो मैं आपको कोई फिक्स प्रॉमिस नहीं दूंगी, क्योंकि एम्बेसी ने क्लियर कहा है कि एप्लीकेंट की हाई वॉल्यूम की वजह से प्रोसेसिंग टाइम सिग्निफिकेंटली वेरी कर सकता है। जापान वीजा के लिए ये मेरी 7 गोल्डन टिप्स। अगर आप जापान टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने वाले हैं तो ये 7 चीजें याद रखिए। फर्स्ट, फिक्स बैंक बैलेंस के पीछे मत भागिए। सेकंड, लास्ट मिनट आर्टिफिशियल डिपॉजिट अवॉइड कीजिए। थर्ड, आईटीआर और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट में कंसिस्टेंसी रखिए। फोर्थ, आइटनरी रियलिस्टिक बनाइए। फिफ्थ, एम्प्लॉयमेंट या बिजनेस प्रोफाइल प्रॉपर्ली एस्टैब्लिश कीजिए। सिक्स, स्पॉन्सर है तो रिलेशनशिप और फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लियरली एक्सप्लेन कीजिए। सेवन, फेक डॉक्यूमेंट्स या फेक बुकिंग्स कभी मत यूज कीजिए। तो अगर आप जापान टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने वाले हैं तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए, और अगर आपके कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है या किसी और कंट्री के वीजा से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।